मित्रों नमस्कार। संस्कृत गौरव में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको एक विशेष सूचना, क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और सीटेट का फॉर्म जो है 31 अक्टूबर से भरा जाएगा। और निश्चित रूप से आप बिना किसी गलती के आप सीटेट का फॉर्म अवश्य भरिएगा। और आपको अपने आप को पूरी एनर्जी के साथ सीटेट की तैयारी में लगा देना है, जिससे कि सीटेट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। और निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। सिर्फ आप अपने आप को मोटिवेट करिए और सीटेट के जो साइकोलॉजी है और जो सब्जेक्ट है उसकी लैंग्वेज को समझिए, क्योंकि बहुत ही आसान है। अगर आप इसके लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये मेरी आशा और विश्वास है आप लोगों के साथ। और जुड़े रहिए हमारे साथ। निश्चित रूप से मैं आपको हर विषय लाऊंगा। अभी तो मैं आपको संस्कृत ही पढ़ा रहा हूँ, तो आने वाले समय में 2-1 दिन में मैं आपको सारे विषय को अपने ही प्लेटफॉर्म पे अवश्य लाऊंगा। ठीक, आइए मैं आपको ले चलते हैं टॉपिक के पास। जो टॉपिक चल रहे हैं, क्या टॉपिक चल रहे हैं कि व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं। उसके अंतर्गत आपका एक उपसर्ग संज्ञा है। उपसर्ग संज्ञा क्या होती है? उपसर्ग संज्ञा, अगर कोई पूछता है उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, ठीक, उपसर्ग संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप अवश्य बताइए। मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। इसका सूत्र जो होता है उपसर्गा क्रिया योगी। ये किसका सूत्र होता है? उपसर्ग संज्ञा का सूत्र होता है। ठीक, आइए इसके बारे में हम चलते हैं। अगर कोई पूछे कि उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो आप क्या बताएंगे? उपसर्गा क्रिया योगे। उपसर्गा क्रिया योगे। देखिए, मैं आपको बताया था कि पहले आप सूत्र समझिए, बेसिक को जानिए। अगर आप बेसिक जान गए ना तो आपको कभी भूलेगा नहीं। इसलिए पहले आप क्या करिए, बेसिक को जानिए। जब बेसिक आप जान जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उसको फिर कभी भूलेंगे नहीं। ये मेरी आशा और विश्वास है। क्योंकि देखिए, रटंत विद्या ज़्यादा समय तक चलती नहीं है, क्योंकि परीक्षा अभी लेट है। परीक्षा अभी लेट है क्योंकि परीक्षा अगर निकट होता तो तुरंत आपको ट्रिक बताया जाता। और जब परीक्षा निकट रहेगी तो निश्चित रूप से आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना है। इसलिए अभी समय है, तो आप अपने आप को पूरे बेसिक के साथ पढ़िए। पहले बेसिक पढ़िए। जब बेसिक हम जान जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे। इसलिए आइए चलते हैं उपसर्गा क्रिया योगी। ये क्या होता है? उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र होता है। क्या होता है? उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र होता है। संधि विषय नहीं है, संज्ञा है। अगर कोई पूछे ये क्या है, उपसर्ग क्रिया योगी, तो आप क्या कहेंगे? उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक, आइए चलते हैं। ये उपसर्ग क्या होता है? प्र आदि जब किसी क्रिया के साथ अलग अलग जुड़ता है या अलग अलग प्रयोग होता है, तो उसे उपसर्ग संज्ञा कहते हैं। तो उसे उपसर्ग संज्ञा कहते हैं। ठीक, जब प्र आदि उपसर्ग जो है, प्र परा अपसम निस निर्दुस अपि अव, ये सब आपके क्या है? उपसर्ग है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 उपसर्ग होती है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। प्र आदि का मतलब होता है प्रादि। ये
उपसर्ग हैं प्र आदि, इनकी संख्या कितनी होती है? 22 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 22 होती है। क्या होता है? जैसे प्र होता है, प्र परा अप सम निस निर औ अन दुस दूर अपि आदि, जो 22 आपके क्या हैं? उपसर्ग हैं। इनका जब प्रयोग क्या होता है? किसी क्रिया के साथ होता है। जब इनका प्रयोग किसी क्रिया के साथ होता है तो क्या होता है? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग संज्ञा कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये उपसर्ग संज्ञा अवश्य अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते हैं। जब आप जानते रहेंगे तो आपको रटना नहीं, कैसे ही पूछे आप अवश्य कर जाएंगे। अगर कोई पूछे उपसर्ग संज्ञा किसे कहते हैं, उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो आप कहेंगे उपसर्गा क्रिया योगी। क्या कहेंगे? उपसर्गा क्रिया योगी। ये आपका क्या है? उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। अब इसके बारे में अगर हम चलते हैं कि प्र आदि जब किसी क्रिया के साथ अलग अलग जुड़ता है, मतलब प्र आदि ये 22 उपसर्ग होते हैं। इनका प्रयोग जो है क्रिया के साथ होता है। जब इनका प्रयोग अलग अलग क्रिया के साथ होता है तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग संज्ञा कहते हैं। जब इसका प्रयोग अलग अलग क्रिया के साथ होगा तो इसी को हम क्या कहेंगे? उपसर्ग संज्ञा कहेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? 22 होती है। किसकी? उपसर्ग संज्ञा। उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। जिस जैसे प्रपराप सम निस निर अव अन दुस दूर अपि ना, अभी आओ कुछ बचे हुए हैं, ये सब इनकी संख्या कितनी हुई? 22 ना। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, आपको बहुत डीपली नहीं जाना है, लेकिन आप उसके मतलब को आपको अवश्य जानना है। आइए हम आगे चलते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये सब प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपके हिंदी में भी ऐसे ऐसे प्रश्न मिलते हैं कि उपसर्ग इसमें क्या है, कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, कोई शब्द दिया रहता है तो आपको अवश्य उसको करना होता है। इसलिए आप ये 22 उपसर्ग जो है ना, 22 उपसर्ग को आप अवश्य क्या करेंगे? उसको आप याद कर डालेंगे। आइए मैं आपको कारक पढ़ाता हूं। कारक, अब देखिएगा कारक, कारक क्या है इसके बारे में अभी आपको क्या कर रहा हूं? बता रहा हूं। पहले नंबर आप जानिए कि कारक किन किन शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, क्री धन अड़उल, क्री धन अड़उल। ठीक, आप देखिए अगर कोई पूछे कारक किन शब्दों से मिलकर बना है तो आप कहेंगे क्री और अड़उल। क्री क्या है? आपका धातु है ना, और अड़उल क्या है? आपका प्रत्यय है। क्योंकि अभी मैं आपको उपसर्ग क्रिया योगी बताया। उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो ये आपका क्री जो है, आपका क्री माने करना ना, तो ये क्या है? आपका धातु है ना? ये आपका धातु है और ये आपका क्या है? प्रत्यय, अड़उल। अब इसमें अगर कहेंगे अड़, इसका और ल, ये दोनों की क्या होती है? इत संज्ञा हो जाएगी। जब ये दोनों की संज्ञा हो जाएगी तो बचेगा क्या? तो इसमें जब दोनों की संज्ञा हो जाएगी तो बचेगा क्या? क्री प्लस
ऊ बचेगा ना। तो इसमें योर ना को सूत्र लगाते हैं तो ये ऊ के स्थान पर किसका आदेश होता है, आके का ना, किसका आदेश होता है, आके का होता है। तो सबका जब संयोजन करते हैं तब जाकर ये क्या होता है, कारक बनता है। क्या होता है, कारक बनता है। समझ में आया। अगर कोई पूछे कि कारक किन किन शब्दों से मिलकर बना है तो आप क्या बताएंगे, क्री और हड़ौल। हड़ौल ये क्या है, प्रत्यय है। क्री क्या है, आपका धातु है। ठीक। अब हड़ौल में ड़ और ला का क्या होती है, इत संज्ञा हो जाती है। जब ड़ और ला का इत संज्ञा हो जाती है तो बचता क्या है, आपका ऊ बचता है। क्या बचता है, ऊ बचता है। तो ऊ जो है यू और ना का एक सूत्र होता है, बहुत डीपली नहीं है, आप जानते रहिए। उससे जो यू के स्थान पर किसका होता है, अक्का आदेश हो जाता है। तो सभी का जब संयोजन करेंगे तो ये मिलकर क्या बनाता है, आपका कारक बनाता है। कोई दिक्कत, समझ में आया। ऐसे क्योंकि एक प्रश्न इससे बनता है कि कारक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगर कोई पूछे कारक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो आप क्या बताएंगे, कारक में डबल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक। किसका प्रयोग हुआ है, डबल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन सी धातु है तो आप क्या बताएंगे, क्री धातु ना। ठीक। कोई दिक्कत। आइए हम चलते हैं कारक का प्रयोग क्या होता है। देखिए कारक क्या होता है, कारक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं ना। अगर कोई पूछे कि कारक क्या है, जो क्रिया करोत इत कारकम, जो क्रिया के साथ सीधा संबंध रखता है उसी को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया करोति इति कारकम ना। अर्थात क्रिया के साथ जो सीधा संबंध रखता है उसी को कारक कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है ना। जो क्रिया के साथ सीधा संबंध रखता है उसी को क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। पूछ लेता है कारकों की संख्या कितनी है, कारकों की संख्या कितनी है। ठीक। तो आप ये जानते रहिए, खट कारकानी, खट कारकानी, खट मतलब होता है छह। कारकों की संख्या कितनी है, अब तो आप कहेंगे छह, छह कारक होते हैं। किस कौन कौन होता है, आपको क्या करना है, संबंध और संबोधन को छोड़कर, मतलब कि संबंध और संबोधन की गणना कारक में नहीं होती। अगर संख्या की बात आती है तो कि अगर पूछे कारक की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे कारक 6 होते हैं, कारक 6 होते हैं। कौन कौन होता है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान न, अपादान और अधिकरण, ये आपके क्या है, कारक है। कौन कौन देख लीजिएगा, यहां लिख देते हैं।
कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, यही सब क्या है, खट कारकान ही है। क्या है, खट कारकान, खट कारकान। इनकी संख्या जो है 6 होती है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। इनमें संबंध और संबोधन की गणना नहीं होती है। किसकी गणना नहीं होती है, संबंध और किसका, संबोधन ना। संबंध और संबोधन की क्या होती है, कारक के अंतर्गत गणना नहीं होती। जब पूछा जाए कि संख्या कितनी है कारक की, तो आप क्या बताएंगे, 6 होती है। किसकी किसी गणना नहीं होती है कारक के अंतर्गत, तो आप कहेंगे संबंध और संबोधन में ये इनकी गणना नहीं की जाती है। सिर्फ होती है कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ना। ये जो खट कारक है, इन्हीं की संख्या, जो अगर कोई पूछे खट कारक की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कि कारकों की संख्या 6 है। ठीक, अवश्य समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ अवश्य, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछ लेता है परीक्षा में कि कारक कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे, कारक 6 है। किसकी किसी गणना कारक के अंतर्गत नहीं की जाती है, संख्या की बात अगर हो तो आप क्या करते हैं, संबंध और संबोधन लिखते हैं। संबंध और संबोधन की गणना नहीं की जाती है। ठीक, वैसे लिखा जाता है सर इसको भी, लेकिन जब संख्या की बात आए तो 6 ही कारक माने गए हैं। ठीक, सिर्फ संबंध और संबोधन की गणना नहीं होती, बाकी जितने हैं सबकी क्या होती है, कारक के अंतर्गत सबकी गणना होती है। कोई दिक्कत, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ये सब आप क्या करिए, डेली आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसको रिवीजन कीजिए। जो मैं पिछले कक्षाओं में आपको पढ़ाया हूँ उसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी तक। ये सबसे प्रश्न आपको निश्चित रूप से 10-12 प्रश्न आपको यूपी टेट में भी मिलता है, आपके सीटेट में भी कई प्रश्न मिलते हैं इसके। कोई सब दे देगा, उसमें पूछ लेता है ना। मैं आपको विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि आप इस जो जितने भी कक्षाएं पिछले हैं, पिछले वीडियो को आप अवश्य देखिए, और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसको मैं लगा हूँ दुरुस्त करने के लिए, और निश्चित रूप से धीरे धीरे सब समस्याएं दूर हो जाएगी, जिससे कि आपको अच्छे से दिखेगा और अच्छे तरीके से आपका वॉइस जो आवाज़ है वो भी क्लियर रहेगा। इसलिए मैं बीच में थोड़ा वीडियो बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम जब इशू होता है, कुछ उपकरण होते हैं तो नहीं था, इसलिए मैं बंद कर दिया था। फिर से मैं प्रयास कर रहा हूँ सारे उपकरण इकट्ठा करके आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।